अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा आज हम फर्स्ट लेक्चर भी पढ़ेंगे। देखें, सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसके टोटल चैप्टर्स हैं 16 और ये जो 16 चैप्टर है इनको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। आप इस केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 16 चैप्टर है, 3 हिस्से, पहले हिस्सा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपका फर्स्ट पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेके 6 तक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले 6 चैप्टर। और फिर नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 चैप्टर से शुरू हो रही है और ये है 14 चैप्टर तक, यानी सबसे लंबा पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। थर्ड फिर जो हमारे पास पोर्शन है, आप उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कह लें। उसके अंदर आपके बेसिकली 2 चैप्टर आ जाते हैं, सिर्फ 15 चैप्टर और 16 चैप्टर। जो 15 चैप्टर है ये है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जिस तरह का एक चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर 10th क्लास की केमिस्ट्री का सीमेंट इंडस्ट्री आपने पढ़ी होगी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ का एक चैप्टर है। और जो 16 चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। याद रखें कि जो केमिस्ट्री का 16 चैप्टर है ये बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर जैसा है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, और यहाँ पे है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। काफ़ी सिमिलर है ये दोनों चैप्टर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारा चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 14 तक। ये कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आधी बुक तकरीबन यही है, बल्कि आधी से ज़्यादा। और पेपर भी आपका पूरा पेपर, जो आपके 3 लॉन्ग आपको अटेम्प्ट करने होंगे ना, वो 3 लॉन्ग आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के भी आप 80% शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के कर सकते हैं। एमसीक्यूज आपको नहीं होंगे, क्योंकि वो हर चैप्टर में से तकरीबन एक एमसीक्यूज आएगा। अब हम ज़रा पेपर की पेयरिंग के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो जो पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5 से नहीं है, 6, यानी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर ऑर्गेनिक में से 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल कितने लॉन्ग बन गए? 6। 3 यहाँ से, 6 इनऑर्गेनिक से, और एक एंड से है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। अब पेयरिंग इनकी यूँ होगी कि फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग है, ये है इनऑर्गेनिक की। उसके बाद 6 और 16 ये भी एक्चुअली इनऑर्गेनिक की ही पेयरिंग है। फिर 7 और 9 ऑर्गेनिक, फिर 8 और 11 ऑर्गेनिक, फिर 12 और 10 ऑर्गेनिक। तो मतलब आप सिर्फ ऑर्गेनिक पोर्शन को हल करके अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एमसीक्यूज जो है वो आपका हर चैप्टर में से एक आएगा। अब हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है, लेकिन जो चैप्टर 14 हैं उसमें से सिर्फ 2 एमसीक्यूज है, बाकी हर में से एक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ के आप 9 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज टोटल 17 होते हैं, चैप्टर 16 है, इसलिए एक चैप्टर से 2 है। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से आपने 8 करने होते हैं 12 में से। वो 1, 2, 3, 4, 15 और 16 में से बनेगा। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए एमसीक्यूज और एज ए शॉर्ट करेंगे, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा कि सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए रख लें। फिर आपका जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा जिसमें आपने 8 करने होंगे आउट ऑफ 12, ये भी 7, 8, 9, 10, 11, यानी ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तो आपने ऑलरेडी करनी ही है। फिर जो आपका नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएगा 5, 6, 12, 14। इसमें भी 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के आ जाते हैं, 12 और 14। और इसमें आपने 6 करने होंगे आउट ऑफ 9 में से 6 करने होंगे तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन में।
तो इन शॉर्ट ये कि आपको ऑर्गेनिक तो लाजमी पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक को आप एमसीक्यूज और शॉर्ट के तौर पे कर लें तो आप केमिस्ट्री के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 80+ मार्क्स ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात और, ये जो चैप्टर मैंने बताया कि इनमें से शॉर्ट बनने हैं, शॉर्ट की पेयरिंग है। शॉर्ट वैसे तो हर चैप्टर में से आएगा, लेकिन जिस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं ना आना, उस चैप्टर में से शॉर्ट ज़्यादा हैं। मसलन यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 3 4 5 इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो इनमें से शॉर्ट ज़्यादा आपको आएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 12 के बाद 13 और 14 चैप्टर, इनमें से आपको लॉन्ग नहीं है, इनमें से शॉर्ट आपको ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया केमिस्ट्री का। अब शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर। तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नेम क्या है? इस चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी यानी बेसिक, प्रिंसिपल यानी उसूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक उसूल है वो हम शुरू करने वाले हैं, वो चैप्टर। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। आज से करीबन 200 साल पहले जो केमिस्ट थे, उस वक़्त के 200 साल पहले से ये मुराद है तकरीबन 80s के करीब, उस वक़्त जो केमिस्ट थे ना, उन्होंने कंपाउंड को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का था। और इन दोनों कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस था वो था इनका ओरिजिन और इनकी प्रॉपर्टीज़। यानी उन्हें ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे कंपाउंड को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है उसका पाया जाना, किसी कंपाउंड का पाया जाना। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और जगहों पे पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कुछ और जगहों पे पाए जाते हैं। अब ओरिजिन ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पाए जाते थे प्लांट या एनिमल। केमिस्ट ने नोट किया कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से। यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आपको पता है कि ये जो घी होता है ये प्लांट से आता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह जो आप सीड पौधों के खाते हैं, कोई भी सीड आप कह लें, या आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होता है। या आप कोई दाल वगैरह खा रहे हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। या आप मवेशियों से दूध हासिल करते हैं, मिल्क, ये भी ऑर्गेनिक है। बटर हासिल करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से या एनिमल से। दूसरी तरफ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ओरिजिन क्या है? मिनरल्स। वो मिनरल्स से निकलते हैं। मिनरल्स यानी कि मादनियात, यानी कि पत्थरों वगैरह से, ज़मीन के अंदर से कोई जानदार उनको पैदा नहीं करता। ओरिजिन का बहुत बड़ा डिफरेंस था जो उस दौर में साइंटिस्ट ने नोट किया। तो उन्होंने यही कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और दोज जो ऑब्टेन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग मटेरियल से, जो हमें नॉन लिविंग वर्ड से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं ये नमक, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये मिनरल से मिलता है। तो फिर उन साइंसदानों ने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद तैयार करने की बड़ी कोशिश की। 200 ईयर्स गो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राइज की, कोशिशें की कि किसी तरह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वो खुद तैयार कर लें। उन्होंने जब बहुत ज़्यादा ट्राइज की लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके, तो उनके जहन में ना एक कॉन्सेप्ट बन गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। कोशिश उन्होंने की, बना नहीं सके। कई साइंटिस्ट ने, कई केमिस्ट ने कोशिश की, कई सालों तक की। तो उनके जहन में एक नज़रिया ये बन गया कि कोई ऐसी कुव्वत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पैदा करती है, हम पैदा नहीं कर सकते। उन्होंने उस कुव्वत को कहा वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। मैं ज़रा इसको रीड आउट करूं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बन सकते, उनको खुद हम नहीं बना सकते। दे कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाई, यानी कि सिर्फ बनेंगे विद इन
अंदर बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर और जानदारों के जरिए ही बनेंगे ड्यू टू वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है बहुत बड़ी, वाइटल मीन बहुत बड़ी, फोर्स यानी ताकत। उन्होंने कहा कि जानदारों के अंदर कोई वाइटल फोर्स मौजूद है, कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने जानदारों के अंदर कोई ऐसी ताकत रख दी है कि वो जानदार ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, हम खुद पैदा नहीं कर सकते। ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका यही है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। सेकंड आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिजेक्शन, ये थ्योरी रिजेक्ट कैसे हुई, किसने कैसे रिजेक्ट किया इसको। तो 1823 की बात है, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले, 197 ईयर्स अगो, फ्रेडरिक वुलर, ये एक साइंसदान है, ये एक केमिस्ट है। इसने क्या किया, इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम NH4 यानी अमोनियम CNO सायानाइट। ये कंपाउंड है अमोनियम सायानाइट। इस अमोनियम सायानाइट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने लेबोरेटरी के अंदर इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप किया, गर्म किया और इससे पैदा कर दिया ये कंपाउंड। ये कंपाउंड है यूरिया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पहली बारी ऐसे हुआ था हिस्ट्री के अंदर, उस वक्त पहली बारी ऐसे हुआ था कि किसी साइंसदान ने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाया था। ये जो यूरिया है ना, इसका आप बायो में पढ़ चुके हैं कि ये यूरिन में पाया जाता है, जानदारों के यूरिन के अंदर ये पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है NH2 होल ट्वाइस CO। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि C एक तरफ O है, ये CO हो गया, और फिर NH2 दो बार है, यानी इधर भी NH2 है और दूसरी तरफ भी NH2 है। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब आ जाते हैं इसकी मॉडर्न डेफिनेशन के ऊपर। मॉडर्न डेफिनेशन से पहले ये बात पढ़ें कि आफ्टर रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, साइंसदानों को पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद भी बनाए जा सकते हैं। बात समझे, पहले पहले उनका ये ख्याल बन गया था कि शायद बन ही नहीं सकते, तो उन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। जब वुलर ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, फिर दोबारा से साइंसदानों का जहन बदल गया, उनको लगा कि हम खुद बना सकते हैं। उन्होंने नए सिरे से कोशिशें शुरू कर दी। जब उन्होंने न्यू कोशिशें शुरू की तो फिर क्या हुआ, मिलियंस यानी लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ऑल कंटेन कार्बन। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उस वक्त तक जितने भी डिस्कवर हुए, सब के अंदर कार्बन ज़रूर था, और कार्बन के अलावा उनमें हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, या नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस था। कार्बन लाजमी था, लेकिन ज़्यादातर उसके साथ हाइड्रोजन भी था, या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन कर दी कि दोज कंपाउंड कंटेन कार्बन। ये ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होता है। लेकिन फिर ऐसे देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CO2, इसमें कार्बन होता है लेकिन इसकी कोई प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। तो फिर एक न्यू डेफिनेशन बनाई गई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। आजकल हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं। ये आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव क्या है इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए समझे, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सेंटर में लगा हुआ है कार्बन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये हाइड्रोजन साथ जुड़ गए, चारों के चारों हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन है या हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, ये है हाइड्रोकार्बन। अब सपोज आप एक H हटा दें, इसका आपने एक H हटा दिया, ये U हो गया CH3। अब जहां से H हटाया है वहां पे आप लगा दे OH। अब ये हाइड्रोकार्बन का क्या बन गया, डेरिवेटिव।
इसको डिराइव किया गया है इस हाइड्रोकार्बन से, मीथेन से। अब इसका फॉर्मूला है CH3OH एंड दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल कहलाएगा। ये डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का। CH4 मीथेन को कहते हैं, मीथेन का डेरिवेटिव है अल्कोहल। इसी तरह मीथेन का डेरिवेटिव आप यहाँ पे अगर OH की बजाय COOH लगा दें, ये केसर बन जाएगा, ये भी मीथेन का ही डेरिवेटिव है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस मीथेन से ही डिराइव किए जा सकते हैं, वो डेरिवेटिव कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कम ही आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में से। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ हम ऐसी खसूसियात पढ़ेंगे जो सब में पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी, पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिकुलियर मीन मखसूस। कार्बन जो है ये एक स्पेसिफिक नेचर रखता है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया के अंदर लाखों में नहीं, करोड़ों में, यानी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट। और उनमें से करोड़ों लाखों खुद बनाए गए हैं और लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। कोई भी पीरियोडिक टेबल में टोटल 120 के करीब एलिमेंट हैं। किसी भी एलिमेंट के इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं है जितने अकेले कार्बन के हैं। यानी बाकी 119 एलिमेंट एक तरफ, अकेला कार्बन एक पास से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कि कोई भी और इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खसूसियत है? वो खसूसियत है कैटिनेशन और वो खसूसियत है मल्टीपल बॉन्डिंग। दो फीचर्स ऐसे हैं कार्बन में। अब हम कैटिनेशन देखेंगे। आपको पता है कि कार्बन जो है ये आपस में लिंक कर सकता है, यूं कार्बन चेन बना सकता है। ये कार्बन की एक चेन है। कार्बन रिंग बना सकता है। कार्बन इस तरह से रिंग, ये एक रिंग बन गया। आपने बेंजीन रिंग कार्बन का पढ़ा होगा। बेंजीन रिंग इस तरह से 6 कॉर्नर वाला कार्बन का रिंग, ये वाला, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन जो है ये रिंग बना सकता है, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन स्ट्रेट चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये जो कार्बन अपने साथ लिंक कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन कैटिनेशन की वजह से कार्बन कितने ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं कि किसी कंपाउंड में 2 कार्बन लिंक है, किसी में 3 है, किसी में 10 है, 100 है, 150 है, 500 है, 1000 है, 1 लाख है। इतने कार्बन पाए जाते हैं। तो फिर इतनी वैरायटी। अब चेन्स की वैरायटी, कार्बन की स्ट्रेट चेन, कार्बन की 1 ब्रांच वाली चेन, 2 ब्रांच वाली चेन, 10 ब्रांच वाली चेन, लंबी चेन, छोटी चेन, रिंग, 4 कोनों वाला रिंग, 6 कोनों वाला रिंग। दैट्स वाई कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर मोर देन एनी अदर एलिमेंट ऑन अर्थ। फिर कार्बन इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग, ये वाहद एलिमेंट है जो इतनी ज़्यादा वेरिएशन रखता है। ये मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग मीन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे कि इथीन में बनाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इथीन का फार्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। C और 2H इस कार्बन के साथ जुड़ गए, 2 इसके साथ, ये इथीन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है आपस में। ये कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग है, एक H इधर, एक H इधर। अब दूसरी कार्बन की प्रॉपर्टी, दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, नॉन आयनिक नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर क्या होती है? नॉन आयनिक। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। जिस एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए, या उसको 4 देने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे। ये उसके लिए मुश्किल काम है। तो ऐसे एलिमेंट अमूमन क्या करते हैं, जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वो शेयर करते हैं। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके अंदर एक रिलेशनशिप पाया जाता है, इनके अंदर एक सिमिलैरिटी भी पाई जाती है। वो सिमिलैरिटी क्या है? वो सिमिलैरिटी है इनकी होमोलोगस सीरीज। मैं होमोलोगस सीरीज का आपको तारुफ करवाता हूं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा अल्केन। अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसके अंदर लाखों
ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं। अब इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या फीचर होगा, सब के अंदर कार्बन के सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। आप इसका जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं अल्केन का, CnH2n+2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला, यानी पहला जो अल्केन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम होगा मीथेन, फार्मूला है CH4। दूसरा होगा C2H6। गौर करें, Cn कार्बन की तादाद n और हाइड्रोजन की 2n, यानी उस नंबर को जितने कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 ऐड करें उसमें। कार्बन यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, फिर उसमें 2 ऐड किए 4, कार्बन 2, 2 बार 4, 4 में 2 ऐड किए 6। इसी तरह तीसरा जो अल्केन का मेंबर होगा वो होगा C3H8, 3 2 बार 6, 6 में 2 ऐड किए। तो ये एक पूरी सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी कई और सीरीज भी है, जैसे कि एक सीरीज अल्कीन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है, उसका जनरल फार्मूला होगा CnH सिर्फ 2n। मैं दिखाता हूँ आपको अल्कीन। मसलन अल्कीन का फार्मूला ये होता है CnH2n सिर्फ। अब कार्बन अगर इसमें 2 होंगे तो हाइड्रोजन 4 होंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन का यू होगा C डबल बॉन्ड C, इधर भी 2H, इधर भी 2H। अब ये एक सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनती जा रही है। C यानी कि पहला मेंबर ये हो गया C2H4, अगला हो गया C3H6, नेक्स्ट हो गया C4H8, अगला हो गया C5H10। ये सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इस तरह की सीरीज होती है। इन सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज की वजह से ये जो लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी सिर्फ कुछ सीरीज बनती है, स्टडी करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होते हैं। कंपाउंड अगर छोटा होगा, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सीधा सा बेचारा सिंपल सा होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसकी वजह ये बहुत बड़े होते हैं कई कंपाउंड, जैसे स्टार्च। स्टार्च का जो जनरल फार्मूला है ना, ये है जनरल फार्मूला C6H10O5। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, आपको पता होगा कि स्टार्च जो है ये फलों में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब स्टार्च के अंदर इस तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं C6H10O5। दरअसल ग्लूकोज में का फार्मूला होता है H12 और O6। एक H2O निकल जाता है यहाँ से, फिर ये बाकी बच जाते हैं C6H10O5। खैर समझने की बात ये है कि ऐसे लाखों मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये जो N की वैल्यू है ना, ब्रैकेट लगा के मैंने N लिखा है, स्टार्च के अंदर इस N की वैल्यू लाखों के अंदर, हज़ारों के अंदर हो सकती है। यानी इस तरह से जो स्टार्च के ये वाले मॉलिक्यूल है ना C6H10O5, ये मॉलिक्यूल एक लगा हुआ है, फिर बॉन्ड के साथ ये अगला लगा हुआ है, फिर इससे अगला लगा हुआ है, फिर इससे नेक्स्ट, इस तरह ये मॉलिक्यूल जो है ना ये लाखों की तादाद में हो सकते हैं। फिर इसी तरह प्रोटीन के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। और इसके अंदर भी एक प्रोटीन के अंदर 100 से लेके 20-30 से लेके लाखों तक भी अमाइनो एसिड हो सकते हैं। जैसे जो हीमोग्लोबिन है, आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, इसमें 4 चेन्स होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन, और टोटल अमाइनो एसिड होते हैं 574। तो जब इतने बड़े तादाद में अमाइनो एसिड है, ये मुख्तलिफ तरतीब से जुड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आ ही जाती है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फीचर है आइसोमरिज्म। आइसो का मतलब होता है एक्चुअली सेम फार्मूले। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं कि जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस अमल को कहते हैं आइसोमरिज्म। मैं आपको दिखाता हूँ, CH3OCH3 एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड है CH3CH2OH। अब ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना, इसका नाम होगा ईथर। ये ईथर का एक कंपाउंड है। ये जो नीचे वाला है, इसके एंड पे OH आ रहा है, ये है अल्कोहल। स्ट्रक्चर देखो दोनों का डिफरेंट है, इसके दरमियान में O है, इसके एंड पे OH है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा। कैसे? कार्बन गिने, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, H6, ऑक्सीजन 1 है O।
इसका फार्मूला C2H कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, H6 और O कितने हैं, सिर्फ 1। मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट है। तो इस अमल को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं, इनऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट होता है वेरी स्लो। अच्छा, इसकी भी एक रीज़न है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके अंदर आयंस नहीं होते। जैसे आप समझ ले NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक है। इसके अंदर एक आयन होगा Na+ का, दूसरा आयन होगा Cl का। ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर आप NaCl को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Na के ऊपर पहले ही चार्ज है, Cl के ऊपर पहले ही चार्ज मौजूद है, ये दोनों आयन्स हैं, तो ये किसी भी चीज़ से जल्दी रिएक्ट करेंगे। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नॉन आयोनिक नेचर रखते हैं। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा स्लो रिएक्ट करता है। पहले बॉन्ड ने टूटना होता है, फिर उसके ऊपर चार्ज आना होता है, फिर नया बॉन्ड बनना होता है। आखिरी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का उसूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब जिस तरह का सोल्यूट है वो उसी तरह के सॉल्वेंट में हल होगा। अगर सोल्यूट ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में हल होगा, अगर इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक में हल होगा। इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं जी ऑयल, ठीक है। ये जो सरसों का ऑयल है इसी को समझ ले। ऑयल को आप पानी में हल करें, पानी अब क्या है, वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक है, ऑयल पानी में हल नहीं होगा। आप ऑयल को किस में हल करें, ये हल हो जाएगा। ये जो सरसों का ऑयल है आप इसको मिट्टी के तेल में डाल दें, मिट्टी का तेल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक, दोनों हल हो जाएंगे। तो सिंपली सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉट डिसॉल्व्ड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों लेक्चर कंप्लीट हुआ पहला। अल्लाह हाफिज़।